बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब तक बड़ी चोंदी मजे की खबरें हैं और एक एक करके आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहली खबर नंबर वन ये है कि लतीफ खोसा साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भाजी ठुड्डा करा दिया। ठुड्डा कराने से मेरी मुराद ये है कि वो थे पीपल्स लायर्स फोरम के सदर थे और पिछले यानी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उनको ये ओहदा दिया था और अब बेनज़ीर की शहादत को 15 साल तकरीबन हो गए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा अरसा हो गया। तो इतने अरसे से तो कम अज़ कम वो इस ओहदे के ऊपर विराजमान थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी जगह के ऊपर जो नैयर बुखारी साहब हैं, साबिक़ चेयरमैन सेनेट हैं, उनको ये एडिशनल चार्ज दे दिया है कि वो इस ओहदे के ऊपर वो ज़रा रहें जब तक मैं कोई होर नहीं लांदा सदर। तो ये मामला एक्चुअली ये है कि लतीफ़ खोसा साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे शरीफ बरादरान के ऊपर, यानी नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान जो मोहब्बतां ना सच्चियाँ किस्म की या पक्कियाँ किस्म की, उसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब बहुत ज़्यादा मोतरद हैं और बड़ा खुल के इस पर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मेरी अब से कुछ देर पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो यार पता कोई नहीं कि इन्होंने मैनू कटता है या रख लिया या क्या किया है, मेरे तो इल्म में नहीं है। आप पहले बंदे हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन कर ये बात बताई है, तो मेरे तो इल्म में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया है तो फिर मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, मगर फ़िलहाल जो है वो सूरत हाल यही है कि मेरे नोटिस में नहीं है। मुझे तो शहीद बीबी ने ओहदा दिया था। बहर अभी वो जो है इस बारे में फ़िलहाल उन्होंने अपने जो जज्बात हैं उन्होंने कंट्रोल किया है। लेकिन मैं लतीफ़ खोसा साहब को जानते हुए, क्योंकि मेरा एक उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो कोई अग्रेसिव इक़दाम उठाएंगे, वो कोई ऐसा इक़दाम जिसको कहा जाए कि जिसमें क्या कहते हैं होशमंदी शामिल हो, वो मुझे ज़रा मुश्किल लगता है उनसे कि वो इस तरह का इक़दाम उठाएंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि लतीफ़ खोसा साहब जो हों या इत्तेज़ार एहसन साहब हों या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हों, यार ये लोग ना पार्टियाँ रहने चाहिए ने। मुझे बहुत एतराज़ात हैं, बहुत ज़्यादा मुझे इत्तेज़ार साहब की गुफ्तगू के ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। यानी मैं नहीं समझता कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है। लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू पर मैं नहीं समझता कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है। हालांकि दोवें कानूनदान हैं, दोवें एडे बड़े वकील ने, वो कानून को और आइन को वो ज़ाहिर है मेरे तो कम अज़ कम बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इस तरह के करैक्टर रहने चाहिए। वहाँ पर आमरीत टाइप सीन नहीं होना चाहिए। ये मतलब वन मैन शो पार्टीज़ के अंदर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की खूबसूरती ये होती है कि वो हर रंग दा, हर नस्ल दा, हर जहन का आदमी मौजूद होता है, कम अज कम चीज़ों के ऊपर इत्तफाक रखने वाले। अब जो लतीफ़ खोसा साहब के मुखालफीन है ना सर, उनका ये कहना है कि जनाब जो पीपल्स पार्टी के अंदर है और बहुत बड़ी तादाद है, मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी तादाद च नहीं ये लोग जो लतीफ़ खोसा साहब से इख्तलाफ रखते हैं, बल्कि मैं आपसे अर्ज करूँ कि यानी वड्डी तादाद तो मुराद है कि 10% ही होने लतीफ़ खोसा दे नाल या एतजाज़ दे नाल, बाकी 90% जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो इनके साथ इख्तलाफ रखते हैं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं जो इनके ज़ाहिर मुखालफिन है कि भाई ने इन्होंने अटारनी जनरल नहीं बनाया, इन्होंने जनाब गवर्नर पंजाब नहीं बनाया, इन्हों का प्रॉब्लम ये भी है कि एहसन भून और जो हैं अपना आज़म नज़ीर तारड़ इनके शिगिर्द थे, ज़ाहिर है वो जूनियर हैं और ये खोसा साहब बहुत सीनियर आदमी है, तो वो आगे निकल गए हैं। एक वज़ीर कानून बनी खलोता है, सेनेटर बनी खलोता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बन गया और हरा के भी लतीफ़ खोसा साहब को बना। तो वो एक तरह होता है ना प्रोफेशनल जेलसी कोड जी, ये थोड़ा सा वो कहते हैं कि इनके अंदर मौजूद है और पार्टी कितना इन्होंने अकोमोडेट करे नहीं कर सकती। और हमारा लॉयर्स विंग जो है वो सारे का सारा बर्बाद होकर रह गया, नवे लोग नहीं आते। खोसा साहब का जो अंदाज है उसको आजकल नौजवान वकील पसंद नहीं करता। इस तरह की बातें उनके मुखालफिन करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जो बिलावल साहब का ये जो इक़दाम है ना, इस इक़दाम से मैं ये आपको अभी जो मैं स्मेल कर रहा हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो अब पार्टी को पर पूरी एक ग्रिप कमांड जो है ना वो करना चाह रहे हैं। वो ये समझते हैं कि यार ठीक है, मतलब आप पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रखें, लेकिन हजूर बात यह है कि ये मतलब विद इन पार्टी रखें। अच्छा, अब मैं आपको छोटा सा एक वाक़या भी सुना देता हूँ। वाक़या ये है कि एक CEC का इजलास हुआ था आज से कुछ अर्सा पहले कराची के अंदर, और उसमें ज़ाहिर लतीफ़ खोसा साहब मेंबर थे, पीपल्स लायर फोरम के सदर थे, तो मेंबर थे, तो वहाँ पर गए हुए थे और लतीफ़ खोसा साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ
तकारीर और पॉलिसीज़ की तारीफ़ की अपने उसके अंदर CEC के इजलास में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मतलब सच्ची गल है मुंडा है 33-34 सालों का, पर भाएं वो कोई 70 साल के बाबे तो बहुत ही इक्कत रखने वाला मुंडा जी। ये मैं आपको बता दूं, कोई भी जो उनके साथ डील करने जाए या जाता है या जो ये समझते हैं कि कल का बाल है ना, कल दे बाल वाली कहानी कोई नहीं जाएगी। मेरी उनके साथ कई मुलाकातें हैं और मैंने ये सच्ची बात है ये महसूस किया है कि बाकायदा एक जीनियस आदमी है, बाकायदा। माँ हर देखो ना किस माँ का पुत्र है और किस प्यो का पुत्र है, यानी आसिफ जरदारी कितने बड़े ज़र्फ का आदमी है, वो उसकी भी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, और कितना वो हौसले वाला आदमी है और कितना ज़हीन आदमी है। और बिलावल भुट्टो जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा है, तो जीन्स में भी चीज़ें चलती हैं। फिर बचपन से जिस तरह से उन्होंने हालात का मुकाबला किया है कि यानी बादशाहों के घर जम के ते पक्खी वास वाली जिंदगी गुजारनी पवे तो बड़ा औखा होता है बहू जी। पक्खी वास ही होते हैं ना, आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते अपने घर के अंदर, अकाउंट्स आपके फ्रीज हैं, माँ उंगल तो ला कदी की जेल दे बूहे थे कदी दूजी की अदालत दे बूहे थे, तो बड़ी औखी जिंदगी सी बहू जी। बच्चा बहुत कुछ लाशौरी तौर पर सीख रहा होता है। तो बिलावल साहब जो है ना वो बड़े एक ज़हीन आदमी, उन्होंने लतीफ़ खोसा से कहा कि अच्छा खोसा साहब यहाँ पर तो आप जो कह रहे हैं पता नहीं, फिर मैंने तो सोशल मीडिया पे कुछ और ही बातें सुनी है आपकी। तो उन्होंने बता दिया कि बाऊ तू ठीक है, मेरे तो उम्र च वड्डा है, मेरी माँ दे नाल तुसी सियासत कीती है, आप उनके वकील थे, पर मेरे चक्कर देने की कोशिश ना कर, मेरे दी नज़र ही सारा कुछ है। अब वो इन एक्शन आए हैं और चीज़ें इस तरह से हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि अब अगली बारी एहतजाज सन किया, बल्कि ट्विटर से लोगों ने शुरू हो गए कि एहतजाज को भी निकाल दें। मैं सच्ची बात है ये समझता हूँ कि मुझे तो मुस्तफा नवाज खोखर का इस तरह से छोड़ के जाना भी मैं नहीं समझता था कि ये होना चाहिए। पार्टीज़ के अंदर इतनी स्पेस रहनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोगों के साथ चीज़ों को आगे बढ़ा सके। मसलन मैं फ़रतुल्ला बाबर साहब हैं, बड़े बासूल आदमी हैं, और रज़ा रब्बानी साहब हैं, बड़े बासूल आदमी, मगर एक जगह होती जहाँ पर आप अपनी बात करते हैं, उसके बाहर वो कहते हैं यार ठीक है साढ़े घर की गल सी कर ली, बाहर नहीं करांगे। थोड़ा सा इन्होंने बुजुर्गों भी, ज़ाहिर है दोनों बुजुर्ग हैं खोसा साहब भी और एतजाज हसन साहब, इनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, पर भाई गल सोचन और समझन तो बाहर हुई पई जे। ये एक मामला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा मामला जो है वो ये है कि जनाब अभी जब मैं आपसे व्लॉग करने लगा हूँ तो एक खबर आई है, खबर ये आई है कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है ना सरदार तनवीर इलियास साहब, वो भाई जिन्हें 1 करोड़ रुपया खर्च के वज़ारत उस्मा लीती थी, याद करें ना, वो बड़ी मशहूर हुई थी, सेंटोरस का मालिक, बहुत अमीर आदमी, मुच्छां वाली सरकार। वो भाई साहब को बोलने की बड़ी आदत है, उनके मुंह पता नहीं की लगा है, वो हर वाले जड़ा ना उनके मुंह से अजीबो गरीब बातें निकलती रहती। तो नतीजा ये निकला कि मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया किसी भी अवामी उहदे के लिए, और वो अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं रहे हैं और उनकी जगह पर अब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। इसका मतलब पता क्या है, सरदार तनवीर इलियास तो बेचारा एवं ही है, मतलब उत्ते चलो अपनी बदजबानी की वजह तो मारा गया ना, असल नुकसान तो है भाई वो जरा उत्थे जमान पार्क के उत्ते नहर के उत्ते बैठ के जिंगा लाला हुम दे मतलब चंद दीवाने ना बैठा है ना अपने इमरान खान, उसका अब इमरान खान के हाथ से आज़ाद कश्मीर का जो है ना एरिया वो भी निकल जाएगा। पहले पंजाब भाई ने आप तोड़ी लत मार के, उसके बाद जनाब उन्होंने जो है KPK तोड़ी, और अब आज़ाद कश्मीर उनके हाथ से गया। तो गिलगित बल्तिस्तान तो जिस दिन भी यानी एवं हल्का जा दिल करना किसी का कि यार गिलगित बल्तिस्तान में चेंज आए तो उस दिन ही शाम तो पहले चेंज आई जाना, उसे तो चक्कर ही कोई नहीं गा। यहाँ पर भी यही हालात थे आज़ाद कश्मीर के, लेकिन पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज जो हैं उन्होंने इतना का कम अज़ कम सीख लिया था कि यार चल लें की कहना सन। अब वहाँ पर चूंकि वो भाई आप ही लत मार के बामनू बाहर आ गया है, यानी उन्होंने ऐसे बयान दिए जजेस के हवाले से जिस पर उन्होंने नोटिस लिया, पूरी कौंसिल बैठी वहाँ पर, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस ने बैठ के, और ये भाई ने माफ़ी भी मंगी पर दरखास्त रिजेक्ट कर दी गई कि भाई जी हुण तुहाडी गल्लां मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकदियां। तो अब वहाँ पर जब नई खेड पेगी कि नवा वज़ीर आज़म कौन होगा, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वो प्ले करेगी। पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है विदन वहाँ की जो असम्बली है। फिर जो तरीके इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग गए हो पीपल पार्टी जो गए ने सरदार तनवीर इलियास से, वो बहुत सारे लोग तंग सन
ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਗਿਟਮਿਟ ਹੋ ਜਾएगी। और मुझे लगता है कि उत्थे हुण इस दफ़ा मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, वहाँ पर लगता है पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आ जाएगा। मुझे ये मेरी क्या कहते हैं, मैं फोर्स ही कर रहा हूँ इस चीज़ को कि ऐसा होना चाहिए। कम से कम पीपल्स पार्टी थोड़ा जिहा इंटरस्ट लेगी तो काम हो जाएगा। इमरान खान के नाल हुण उत्थों दा कोई MNA कोई जो इलेक्टेड है ना वो फिलहाल नहीं रहना चाहता, क्योंकि उनको इस बात का पता चल गया है। ਜਿਹੜੇ कश्मीरी है ना इधर आज़ाद कश्मीर वाले, इन्हां नूं असीं पहाड़ी के नहीं, यानी जो लोग श्रीनगर से आए हुए इत्थे भावें 300 साल तो आगे लाहौर बैठे रहे, वो इन्हां नूं पहाड़ी कही जांदे ने। हालांकि असीं आप भी तो मैदानी हो गए 300 साल तो बैठे, मगर फिर भी वो जो ये है ना, ये बहुत ज़हीन लोग हैं। इनको पता चल जाता है कि जनाब साढ़े फंड्स किहड़े पासे ने, तो फंड्स आज़ाद कश्मीर के कित्थे गए ने। एक सैकटरी होता है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਗੂਠੇ ਥੱਲੇ इंज करे तो कै घड़ी वो पई जे हुकूमत, इतनी सी बात होती है। तो वो अब जीत चुके हैं, 5 साल बाद इंतखाब होना है, वो तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लिहाजा इमरान खान की अगर कोई पॉपुलैरिटी है तो वो फिलहाल तो लोड कोई नहीं। विद इन हाउस जो मामला होता है उसके ऊपर वो चाहते हैं कि जनाब उस पासे रल जाइए जिस पासे सानू फंड फुंड लभदे रहन, तो अगला इलैक्शन फिर लड़ लुड़ ला किसी होर पासे जाके। पहले पीपल पार्टी छड़ के तरीके इंसाफ लड़े हैं, नून लीग छड़ के इधर आए हैं तरीके इंसाफ जी, तरीके इंसाफ छोड़ के नून में गए हैं, तो अगली बारी फिर को लब लागे। कोई नजरिए कहानी ऐसा कोई नहीं है वहाँ पर। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में, अदरवाइज वहाँ पर किसी पार्टी का कोई ऐसा वजूद नहीं है। ये पूरा मेरा यानी क्या कहते हैं मेरे सर्वे के बाद ये बात मैं कह रहा हूँ। और तीसरी खबर जो है वो है जनाब ये क्या इमरान खान के खिलाफ जाती, और वो खबर जो है वो ये है कि जनाब ये जो है ना अपना राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने सूर एक नवा मतलब कट्टा खोलता पढ़ के, और वो ये है कि जी इमरान खान का रवैया ही रहा ना जो कुछ करता फिर 8 अक्तूबर को भी इंतखाब नहीं कराना। अच्छा, अब ये बात कहने को सुनने को तो बड़ी एक अजीब लगती है, और ये लगता है जैसे सिक्काशाही है, यानी जो राणा साहब दिल करेगा वो काम कर लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हकीकत ये है कि आइन के अंदर एमरजेंसी की शिक मौजूद है, और अगर वो एमरजेंसी थ्रू पार्लियामेंट लगनी होती है, अगर वो उसके ज़रिए लगा दी गई तो फिर 1 साल तक ये इंतखाबात आगे जा सकते हैं, और ये आइनी होगा, ये बिल्कुल गैर आइनी नहीं होगा। मैं वैसे इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, सच्ची बात यह है। 8 अक्तूबर इलेक्शन करवाओ यार, जो जितना उन्होंने हुकूमत दो पाकिस्तान को, मतलब तुसी या इमरान खान या जो बाकी जितने भी हैं वो कोई अपनी विरासत ही थोड़ी लहा के आए हो। सारे मुल्क का सारा 22 करोड़ अवाम या 24 करोड़ अवाम जितने भी हैं सारे इस मुल्क के वारिस हैं, तो लोग जिसको चाहे वो आकर हुकूमत करे। बड़ी सिंपल सी बात है, 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएं, सारी असम्बलियों के इलेक्शन होने चाहिए, ये है। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं ना, इन्हें जनाब तहरीके इंसाफ दे टलियां जड़ियां ना दिमागां दियां वो खड़कातियां, और उत्थे जो झींगा लाला हुम हुम वाले गाने सन ना वो या डांस सन वो थोड़े मध्यम हो गए, इसलिए कि ये उनको नज़र आ रहा है कि वाकई ऐसा हो सकता है। बहर खबरें और भी बहुत सारी हैं और अभी वो चल रही हैं, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है इस वक्त तक आप इन्हीं खबरों पे गुजारा करें, तो अगले वीलॉग में ताज़ा बताज़ा सूरत हाल के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस वक्त तक जो मेरे पास मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आप दूसरे दरख्वास्त ही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीलॉग।